नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एनालिटिकल और कंसेप्चुअल बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं। ये जैसे मेंस, सिविल सर्विसेज का मेंस है, चाहे वो पीसीएस में हो या फिर पीसीएस में तो भले ना है अभी, लेकिन सिविल सर्विसेज का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आईएएस का, उसके अंदर भी ये एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही किसी भी साक्षात्कार में अगर आप जाएं तो उसमें भी, और बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके अंदर कंसेप्चुअल सवाल आ जाते हैं और वहाँ पे कुछ ओपिनियंस भी आपको पूछी जा सकती हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी वगैरह और जो भी आपके एग्ज़ाम इस तरीके के होते हैं उसके अंदर आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन देखें कि अशोक का मौर्य साम्राज्य के पतन में उत्तरदायित्व था या नहीं था। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि क्या अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन में जिम्मेदार हैं क्या, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसके दो ओपिनियन हैं। जो अशोक को डायरेक्टली मौर्य साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी मानते हैं, उसमें एक ओपिनियन है जो है हरप्रसाद शास्त्री जी का, और दूसरा है हेमचंद्र राय चौधरी जी का। तो हरप्रसाद शास्त्री जी जो है, उनका जो फर्स्ट ओपिनियन है अशोक का उत्तरदायित्व है, यानी अशोक का मौर्य साम्राज्य के पतन में उत्तरदायित्व है। अगर इसके ऊपर आपको पूछा जाए तो आपको एक समालोचनात्मक विवेचन इसमें बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि अशोक बेसिकली मौर्य साम्राज्य के पतन में जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है, कौन कहता है कि जिम्मेदार हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आपको एक एनालिटिकल जो है अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो इसमें देखो, पहली दो ओपिनियन जो अशोक के उत्तरदायी मानने वाली हैं, उसमें पहली जो है वो है अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, और इसको सपोर्ट करते हैं हरप्रसाद शास्त्री जी। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार ये कहना है कि अशोक बेसिकली एक शूद्र राजा हैं और वो एक धरती के देव जो हैं ब्राह्मण, उनको दंड समता, व्यवहार समता जैसे आदेश देते हैं। तो साथ ही अशोक जो है, उनके द्वारा पशु बलि जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, अर्थात पशु बलि निषेध किया गया है। जैसा कि हम शिलालेख नंबर 1 और जो है स्तंभ लेख नंबर 5 के अंदर इसको पाते हैं कि अशोक ने जो है पशु बलि जो है उसका निषेध किया था। तो हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार ये कहना है कि एक शूद्र शासक जब ब्राह्मणों को इस तरीके से दंड समता और व्यवहार समता स्थापित करने के आदेश देते हैं, साथ ही वो यज्ञों के ऊपर जो बलियां होती हैं उनके अंदर पशुओं को सैक्रिफाइस किया जाता था, तो अगर वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो सीधे तौर पर एक तरीके से ब्राह्मणों पे कुठाराघात है। और इसी का परिणाम था कि पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण सेनापति हैं, उन्होंने अशोक को भरी सेनाओं के सामने, मतलब सीधे सेनाओं के सामने ही उसको मार दिया। तो इस तरीके से ये ब्राह्मण प्रतिक्रिया थी अशोक के खिलाफ, क्योंकि अशोक ने ब्राह्मणों का अपमान किया था। तो अगर ये ओपिनियन है तो इसको जो है रिफ्यूट किया गया, अर्थात डिनाउंस किया गया, इसका खंडन किया गया। और वो करने वाले दो लोग हैं जिन्होंने इस मत को खंडित किया है, और वो दोनों लोग जिन्होंने खंडित किया है उनमें एक का नाम है हेमचंद्र चौधरी और दूसरे हैं रोमिला थापर। तो इन्होंने इसको डिनाउंस कर दिया, और इनके अनुसार ये है कि भाई देखो, एक्चुअली पहली बात तो ये है कि अशोक ने ब्राह्मणों का अपमान किया हो, इसका कोई भी सबूत नहीं है। इवन अभिलेखों में भी हमें ये मिलता है कि अशोक ने ब्राह्मणों के प्रति एक सद्भाव की बात कही है, उनके सम्मान की बात कही है। जब अपन लोग स्तंभ लेख नंबर 7 पढ़ते हैं, जहाँ पे धर्मानुशासन की बात है, वहां पे स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण श्रमणों को दान दिया जाए। ठीक है, तो वो ये वाली जो बात है,
अपने आप में पुष्ट करती है कि उन्होंने ब्राह्मणों से अच्छा व्यवहार, बल्कि उन्हें डोनेशन देने की बात कही है। और तो इस तरीके से जो फर्स्ट ओपिनियन इनकी थी शास्त्री जी की कि ब्राह्मणों का अपमान किया गया, वो कंसिडरेबल नहीं है। और दूसरी इसके अंदर जो ओपिनियन एक इन्होंने और प्रेजेंट की, वो ये है कि पशु बलि के अंदर जो पशु बलि की जो निंदा है या पशु बलियों की रोक जो है, वो स्वयं जो ब्राह्मण साहित्य है, जिसको अपन वेदांत बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, उसके अंदर भी है। क्योंकि उपनिषदों के अंदर स्पष्ट तौर पर, जैसे मुंडको उपनिषद में तो यही कहा गया कि यज्ञ वो नौका है जो जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, एक टूटी हुई नौका के समान है जो आपको भवसागर पार नहीं करवा सकती है। इसका मतलब इमांसिपेशन या मोक्ष का रास्ता जो है यज्ञ नहीं है, मतलब कर्मकांड नहीं है, बल्कि ज्ञान कांड को उन्होंने प्रेफर किया इसमें। तो उपनिषदों के अंदर स्वयं पशु बलि की निंदा की गई। इसका मतलब ब्राह्मण धर्म का जो साहित्य है, उसमें जो उसका जो लास्ट एंड है वेदांत है, उसमें स्वयं कर्मकांडों की निंदा करने के लिए इसको प्रपोज किया गया है। तो जाहिर है जब यज्ञ की निंदा की गई है, इसका मतलब है कि यज्ञ का मतलब पशु बलि उसी का पार्ट है। तो स्वयं उपनिषदों के अंदर नॉन वायलेंस के वैल्यू को फाउंड किया गया है और वहां पे यज्ञ को गैर जरूरी बताया गया है। और पशु बलि डायरेक्टली अगर यज्ञ को अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो पशु बलि भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, सैक्रिफाइस नहीं होंगी। तो उपनिषदों के अंदर इसकी निंदा की गई है, तो स्वयं ब्राह्मण साहित्य में इसकी निंदा है। तो अशोक को तो उसके बाद के हैं, इसलिए ये मत खारिज कर दिया गया। दूसरा ओपिनियन जो है जिन्होंने खंडन किया, उन्हीं में से एक है हेमचंद्र चौधरी साहब। और हेमचंद्र चौधरी ने जो ओपिनियन दिया है, वो दिया है वायलेंस, नॉन वायलेंस का, अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड पीस व शांति। इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस और जो पीस की पॉलिसी है अशोक की, वो एक तरीके से इनको मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया है। चौधरी साहब के अनुसार ये है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपनी सेना को ध्वस्त कर दिया और उन्होंने अपनी सेना को धम्म के प्रचार के अंदर लगा दिया। और इसका कारण ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में अशोक की जो सेना है वो धम्म के प्रचार हेतु चली गई और मौर्य साम्राज्य के ऊपर विदेशी आक्रमण हो गया, वो आंतरिक रूप से कमजोर हो गया और इस कारण से जो आक्रमण का सामना नहीं कर पाई, आंतरिक विद्रोह भी हुआ होगा निश्चित रूप से, और इन सभी के कारण जो है इसका पतन हो गया। तो खैर इसके अंदर भी ज्यादा सत्यता नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी भी एविडेंस से इस बात का पता नहीं लगता है कि अशोक ने अपनी आर्मी को कहीं डिस्ट्रॉय किया हो, बल्कि शिलालेख नंबर 13 में स्पष्ट रूप से अशोक के द्वारा सैन्य चेतावनी जो जंगली जातियां हैं उनको, जनजातियां हैं उनको देने की बात कही गई है। तो इस तरीके से अशोक ने जो है जंगली जनजाति जो थी उनको थ्रेट किया गया था। तो थ्रेट तभी कर सकता है जब आपके पास में आर्मी हो। दूसरी इसमें एक लॉजिक और भी है कि इतना सुदृढ़ साम्राज्य जो काफी बाद तक चलता है, तो वो बिना आर्मी के नहीं सरवाइव कर सकता है। तो ये साइलेंटली हो सकता है कि उसका जो वर्चुअल पर्सनालिटी था वो एथिकल वैल्यूज पर था, धम्म जैसी सदाचरण की नीति को निस्संदेह उन्होंने स्थापित किया था, लेकिन कहीं भी हमें आर्मी डिस्ट्रॉय करके और उसको धर्म प्रचार के लिए लगाने का कोई एविडेंस हमारे पास में नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शांति और अहिंसा की नीति जो है वो कहीं भी सेना की धार को कुंठित करने के रूप में सामने नहीं आई है। रोमिला थापर और एसआर गोयल जो हैं, रोमिला थापर, एसआर गोयल और राधा कुमुद मुखर्जी जो हैं, उन्होंने इस मत का भी खंडन कर दिया है। और एक बात और इसके अंदर जो सामने आई वो ये है कि कोई भी साम्राज्य की स्थिरता, उसकी मजबूत सैन्य ताकत उसका आधार बने, ये आवश्यक नियम नहीं है। क्योंकि इतिहास में हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब बहुत ही पावरफुल आर्मी के बाद भी उनका साम्राज्य सस्टेन नहीं करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो सिकंदर का ही देख लो। सिकंदर की मृत्यु के बाद में उनका साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो गया। सीजर जो थे उनके मृत्यु के बाद में रोमन साम्राज्य है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो चाहे कोई भी ले लो, जूलियस सीजर है या आगस्टस ले लो, तो वहां अपन देखते हैं कि वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी एसेट खड़ी कर दी हो कि उसके बाद में वो पुष्पित पल्वित होता रहा। इवन अपन देख सकते हैं कि
जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो भी सैन्य रूप से काफी समृद्ध थे, औरंगजेब भी काफी समृद्ध थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट भी काफी समृद्ध थे। तो इनके जस्ट जो सक्सेसर हैं या उत्तराधिकारी हैं वो इतने मजबूत नहीं हुए कि उन्होंने साम्राज्य को कोई एडवांटेज साम्राज्य को मिला हो। तो इस तरीके से मजबूत सैन्य ताकत किसी भी साम्राज्य की स्थिरता का परिचायक नहीं है। और साथ ही अशोक ने कोई सेना को डिस्ट्रॉय किया हो, ये भी एविडेंस हमारे पास में नहीं है। तो इस तरीके से दो जो प्रबल इसमें ओपिनियन अशोक के डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की है कि उसने इसको कमजोर बनाया और उसकी वजह से साम्राज्य समाप्त हो गया, दोनों ही रिफ्यूट कर दी गई है, दोनों का कोई रोल नहीं। अब आपको एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, फिर आपका ओपिनियन भी लिया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कौन सा ज्यादा रिलायबल है और कौन कौन से मत हैं जो मौर्य साम्राज्य के पतन में इंपॉर्टेंट है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य मत हैं कि पतन के अन्य मत, ये तो अशोक के उत्तरदायित्व वाली बात होगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के विभिन्न मत बताइए, तो उसमें अशोक के को उत्तरदायी मानने के 2 मत हैं और उसके बाद में कुछ और ओपिनियन है। तो उसमें आपका एक आ जाएगा डीडी कोशाम्बी साहब का। कोशाम्बी साहब कहते हैं कि बेसिकली इनकी कमजोर अर्थव्यवस्था थी, मतलब इकोनॉमिक पोजीशन वाज नॉट सो गुड अप टू लेवल, और इस कारण से इनका पतन हो गया। इसमें ये 2 लॉजिक देते हैं। पहला लॉजिक ये देते हैं कि भाई साहब बहुत हैवी ड्यूटीज लगाई गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में टैक्सेशन सिस्टम किया गया था, यहाँ तक कि जो नर्तक थे और जो नट वगैरह थे और जो डांसर थे वहाँ भी जो है वेश्या जो थे, वेश्या प्रोस्टिट्यूट जो थी, इवन डांसर वगैरह थे वो थे, प्लस जो नट वगैरह थे, इन सभी के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। तो इतने ज्यादा कर लगाने से इनकी अर्थव्यवस्था जो है मतलब इन्होंने ज्यादा कर लगाना कमजोर अर्थव्यवस्था बताई। और दूसरा इन्होंने कहा कि इनके जो करसपण थे या जो पण मौर्य साम्राज्य का जो लीडिंग कॉइन था वो मिलावटी है, मतलब उसके अंदर मिलावट की गई थी, वो प्योरिटी नहीं थी उसके अंदर चांदी की जितनी होनी चाहिए। तो ये दोनों मत भी मतलब ये दोनों आर्ग्यूमेंट जो हैं वो स्वीकार नहीं किए जा सकते, क्योंकि पहली बात तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भाई कर जो है वो मौर्य साम्राज्य की ताकत थी, कमजोरी नहीं थी। हैवी जो टैक्सेशन सिस्टम था दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ये मौर्य साम्राज्य की ताकत थी। तो और एक मजबूत कोष के लिए कर प्रणाली लगाना मौर्य साम्राज्य की बेहतरीन उपलब्धियों में है, उसके डिसअपॉइंटमेंट में नहीं है। और रही बात दूसरी की सिक्के जो है मिलावटी हैं, तो सिक्कों का मूल्य कभी भी धातु के क्वालिटी या धातु से नहीं तय होता है, बल्कि वह राज्य की अर्थव्यवस्था से होता है। बड़े साम्राज्य में सिक्कों को जो है अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर उनको प्रेजेंट करना है तो जाहिर है बड़ी मात्रा में जो है उनके अंदर चलाने के लिए कुछ उसमें एलॉय या मिक्स करना ही पड़ता है, उन्हें मिश्र धातु के तौर पे बनाना पड़ता है। तो ये दोनों ही भी मत जो है वो ज्यादा मतलब दोनों आर्गुमेंट जो हैं कमजोर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो डीडी कोशाम्बी का जो कमजोर अर्थव्यवस्था का मत है ये भी कोई ज्यादा अच्छा मत नहीं माना जाता है। हाँ, लिटिल बिट थोड़ा बहुत सभी का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको मान लिया जाए एक सर्वमान्य मत के तौर पर। और नेक्स्ट जो है रोमिला थापर का जो मत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमिला थापर ये कहती हैं कि अत्यधिक केंद्रीकरण व राष्ट्रीय चेतना का अभाव, ये रोमिला थापर के अनुसार है। देखो इसके अंदर 2-3 ओपिनियन इन्होंने दी हैं। पहला ये है कि अत्यधिक केंद्रीकरण, देखो केंद्रीकरण जो होता है, चूंकि राजतंत्र जो होता है उसकी ताकत ही केंद्रीकरण होता है, और यहाँ पे रोमिला थापर ने अलग स्टैंड ले लिया। इनके अनुसार ये है कि भाई सम्राट जो है उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अमात्य वगैरह हैं जिनको अपन अष्टदश तीर्थ बोलते हैं, या फिर उनके जो काउंटर पार्ट जो है नीचे वाले ऑफिसर 26 अध्यक्ष हैं, ये सब लोग जो हैं वो किसी एक सिस्टम के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते थे। इनमें इनकी नियुक्ति का कोई तंत्र नहीं था, बल्कि ये सब सम्राट की इच्छा पे निर्भर करता था। तो देवर लाइबल फॉर किंग ओनली,
एंड उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं होती थी, सम्राट के प्रति होती थी, और सम्राट ही इन्हें पोस्टेड करता था। तो जैसे ही सम्राट अगर कमजोर होता था तो ये पावरफुल हो जाते थे और इनमें गुटबंदी होती थी। और इस तरीके से एक तरीके से जो इनका ढांचा जो था उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि जो भी लोग आते थे वो सब सम्राट की एक स्पेशल जो है फॉलोइंग होती थी, और सम्राट कमजोर होने पे वो पावरफुल हो जाते थे, इनमें गुटबंदी होती थी, और ये कमजोर उत्तराधिकारियों के समय काफी पैनिक हो गया था। ठीक है ना। जैसे कि अपन देखते हैं कि अमात्य कहीं विद्रोह कर देते हैं, जैसे बिंदुसार का जो समय था, तो उस समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तो वहां पे जब गए तो पता चला कि वहां की जनता ने सुसीम और अशोक को इस बात से रूबरू करवाया था कि हम ना महाराज के खिलाफ है ना कुमार के खिलाफ है, बल्कि हम तो दुष्ट अमात्यों के अत्याचार से संतुष्ट है। तो ये बात जो है वो एक केंद्रीकरण होने के कारण, सम्राट के द्वारा ही उन्हें पोस्टेड किए जाने के कारण, और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अभाव में ऐसा हुआ और गुटबंदियां बनी। तो ये इस एक दुष्परिणाम के रूप में बताया गया है थापर के अनुसार। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताई कि देयर वाज नो एग्जाम सिस्टम लाइक ब्रिटेन। तो एग्जाम सिस्टम का अभाव बताया। तो एग्जाम सिस्टम तो उस समय ब्रिटेन में भी नहीं था या कहीं भी इतने इस लेवल पे नहीं था। तो उस मतलब तत्कालीन समय को वर्तमान के ढांचे से देखना बेबुनियाद सा है। तो एग्जाम की बात बेमानी सी है। और तीसरा एक इन्होंने और भी बताया थापर ने कि राजा के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे वह जनमत के बारे में जान सके, कोई ऐसी संस्थाएं नहीं थी जिनके बारे में वह जान सके। तो संस्थाओं का इन द मीन्स राजा को जो भी सूचनाएं लेनी होती थी वो सब उनके गुप्तचरों के माध्यम से लेनी होती थी, या फिर जो महामात्र होते थे उनको वो निरीक्षक के तौर पे नियुक्त करके और फिर उनसे जानकारियां जुटाते थे। तो ये सब चीजें एक थोड़ी सी उस समय की फेल्यूर को वर्तमान के साथ में जोड़ के देखना थोड़ा अतार्किक लगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा चौथी सदी ईसा पूर्व में आप तीसरी सदी ईसा पूर्व में बात कर रहे हो, और जबकि उस समय यूरोप में तो कहीं थी नहीं। और दूसरी बात, आप उसकी ब्रिटेन के एग्जाम पैटर्न से बात कर रहे हो, तो वो भी गलत बात है। दूसरा ये है कि आप जनतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हो जनमत को जानने के लिए, तो वो तो एक मॉडर्न कंसेप्ट है, तो वो भी बेबुनियाद सा है। और तीसरा एक बात इन्होंने और बताई थी, और वो ये थी कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। तो यहाँ पे 3 स्टैंड इन्होंने ले लिए हैं एक्चुअली। पहला तो है केंद्रीकरण है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने प्रतियोगी परीक्षा वाला लिया है। यदि केंद्रीकरण की वजह से दरबार में गुटबाजी हुई और जो योग्य ऑफिसर नियुक्त नहीं किए जा सके। प्रतियोगी परीक्षा में जाहिर है कि एग्जाम सिस्टम वर्तमान के दृष्टिकोण से या पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस समय को देख रहे हो, दैट्स रॉन्ग। और तीसरा है आपका राष्ट्रीयता का अभाव, नेशनल स्पिरिट नहीं थी। देखो, इसके अनुसार ये बताया गया कि भाई ना तो उस समय कुछ ऐसे तत्व मौजूद नहीं थे जिससे कि नेशनलिटी या राष्ट्रीयता है, जैसे कि एक भाषा नहीं थी, समान परंपराएं नहीं थी, है ना। तो एक अगर भाषा होती, कनेक्टिविटी होती, अगर अर्थव्यवस्था भी सिमिलर होती तो वो भी नहीं थी। विषमता थी, यहाँ पे आर्थिक विषमताएं थी, लोगों के अंदर जो है आर्थिक विषमता थी, प्लस यहाँ पे रहन सहन उनका है, खान पान है, एक भाषा, एक धर्म है, इनमें कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ये सब वो तत्व हैं जो राष्ट्रीयता या यूनिटी को एडवांस करते हैं या उसको बूस्ट अप करते हैं। तो इन सब का डिसअपॉइंटमेंट होने के कारण हमारे देश ने उस समय नेशनल स्पिरिट जो है उसको फेल नहीं किया, और इस कारण से नेशनल स्पिरिट ना होने की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये भी एक बहुत ही बेबुनियाद सा सवाल है, क्योंकि आप नेशनल स्पिरिट की बात उस समय कर रहे हो, और मोनार्की डायनेस्टी के अंदर जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात पॉसिबल नहीं है। इसलिए रोमिला थापर का ये जो ओपिनियन है ये भी कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आप समान परंपरा, भाषा और धर्म जो है उनकी बात करके राष्ट्रीयता की वर्तमान जो कॉन्सेप्ट है उसको उस समय आरोपित करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजतंत्र की सफलता केंद्रीकरण में होती है, और केंद्रीकरण इनका अभिशाप नहीं है बल्कि इनके लिए वरदान है।
इसलिए सेंट्रलाइजेशन करना मौर्य साम्राज्य की ताकत है, उसकी फेल्योर नहीं है। तो ये एक मत भी जो है वो कंसिडरेबल नहीं है। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कुछ एक और हैं, तो जैसे निहार रंजन राय जो हैं, उनके अनुसार ये है कि मौर्य शासकों ने लोगों पे अत्याचार किया और इस कारण से जब विदेशी आक्रमण हुआ तो आसानी से लोग हार गए और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके अलावा जैसे गार्गी संहिता जो है उसके अंदर और पतंजलि के महाभाष्य में यूनानी इन्वेडर्स जो है उनको लाइबल बताया गया है कि यूनानी आक्रमण हुआ और इसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनानी आक्रमण जो हुए थे सेल्यूकस के बाद में, सेल्यूकस को पराजित कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और उसके बाद में जो यूनानी आक्रमण हुआ था वो शुंग काल का है, या यूं कहें कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय का है, तो उसको हम इसमें लाइबल नहीं मान सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अगर ये सारे डिस्कशन हो जाए तो उसके बाद में एक चीज आती है कि आखिर कौन सी वजह है जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होती है। तो इसमें आपका एक ही आंसर होना चाहिए, दुर्बल उत्तराधिकारी। जैसे कि हेमचंद्र जो राय जो हैं, हेमचंद्र चौधरी जो हैं, उनके अनुसार एक बात कही गई है कि जैसे एक पुरानी कहावत है जो जस्टिन की है कि भाई यूरिस का मौर्य साम्राज्य एक यूरिस के धनुष के समान था जिसे कमजोर हाथ छू नहीं सकते थे। अर्थात अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के पास में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो इतने बड़े वाहन साम्राज्य को बचा सकें। ये एक यूरिस के धनुष के समान था जिसे दुर्बल हाथ छू नहीं सकते थे, और अंततः मौर्य साम्राज्य है वो पतन की ओर चला गया। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तरदायित्व को खारिज करते हुए, विभिन्न मतों को प्रतिपादित करते हुए अंत में अपन ये निष्कर्ष दे सकते हैं कि सभी का कुछ न कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन इसका सर्वप्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाए या जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार जिस मत को माना जाए वो है अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी, जो इस महान साम्राज्य को सस्टेन नहीं कर सके, और पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने सेनापति के तौर पर उनकी हत्या की, ना कि ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि ब्राह्मण वाला मत हम ऑलरेडी खारिज कर चुके हैं, अहिंसा वाला भी कर चुके हैं। इसके अलावा डीडी कौशाम्बी का इकोनॉमिक जो कमजोरी वाला मत है उसको भी हम नहीं ले रहे हैं, और साथ ही हम रोमिला थापर के जो केंद्रीकरण और राष्ट्रीय चेतना के अभाव के मत को भी खारिज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं यूनानी वाला जो मत है उसको अपन बताते हैं कि वो लेटरली इन्वेडेड थे यूनानियों के द्वारा जो कैंपेन। तो अल्टीमेटली हमारा यही इसमें स्टैंड रहता है। धन्यवाद, बने रहेंगे हम और भी डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एनालिटिकल और कंसेप्चुअल बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं, ये जैसे मेंस सिविल सर्विसेज का मेंस है, चाहे वो पीसीएस में हो या फिर पीसीएस में तो भले ना है अभी, लेकिन सिविल सर्विसेज का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आईएएस का, उसके अंदर भी ये एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही किसी भी साक्षात्कार में अगर आप जाएं तो उसमें भी, और बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके अंदर कंसेप्चुअल सवाल आ जाते हैं और वहाँ पे कुछ ओपिनियंस भी आपको पूछी जा सकती हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी वगैरह और जो भी आपके एग्जाम इस तरीके के होते हैं उसके अंदर आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन देखें कि अशोक का मौर्य साम्राज्य के पतन में उत्तरदायित्व था या नहीं था। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि क्या अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन में जिम्मेदार हैं क्या, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसके दो ओपिनियन हैं। जो अशोक को डायरेक्टली मौर्य साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी मानते हैं, उसमें एक ओपिनियन है जो है हरप्रसाद शास्त्री जी का, और दूसरा है हेमचंद्र राय चौधरी जी का। तो हरप्रसाद शास्त्री जी जो है उनका जो फर्स्ट ओपिनियन है अशोक का उत्तरदायित्व है, यानी अशोक का मौर्य साम्राज्य के पतन में उत्तरदायित्व है।
अगर इसके ऊपर आपको पूछा जाए तो आपको एक एक समालोचनात्मक विवेचन इसमें बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि अशोक बेसिकली मौर्य साम्राज्य के पतन में जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है, कौन कहता है कि जिम्मेदार हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आपको एक एनालिटिकल जो है अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो इसमें देखो, पहली दो ओपिनियन जो अशोक की उत्तरदायी मानने वाली हैं, उसमें पहली जो है वो है अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, और इसको सपोर्ट करते हैं हरप्रसाद शास्त्री जी। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार ये कहना है कि अशोक बेसिकली एक शूद्र राजा हैं और वो एक धरती के देव जो हैं ब्राह्मण, उनको दंड समता, व्यवहार समता जैसे आदेश देते हैं। तो साथ ही अशोक जो हैं उनके द्वारा पशु बलि जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, अर्थात पशु बलि निषेध किया गया है। जैसा कि हम शिलालेख नंबर 1 और जो है स्तंभ लेख नंबर 5 के अंदर इसको पाते हैं कि अशोक ने जो है पशु बलि जो है उसका निषेध किया था। तो हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार ये कहना है कि एक शूद्र शासक जब ब्राह्मणों को इस तरीके से दंड समता और व्यवहार समता स्थापित करने के आदेश देते हैं, साथ ही वो यज्ञों के ऊपर जो बलियां होती हैं उनके अंदर पशुओं को सैक्रिफाइस किया जाता था, तो अगर वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो सीधे तौर पर एक तरीके से ब्राह्मणों पे कुठाराघात है। और इसी का परिणाम था कि पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण सेनापति हैं, उन्होंने अशोक को भरी सेनाओं के सामने, मतलब सीधे सेनाओं के सामने ही उसको मार दिया। तो इस तरीके से ये ब्राह्मण प्रतिक्रिया थी अशोक के खिलाफ, क्योंकि अशोक ने ब्राह्मणों का अपमान किया था। तो अगर ये ओपिनियन है तो इसको जो है रिफ्यूट किया गया, अर्थात डिनाउंस किया गया, इसका खंडन किया गया। और वो करने वाले दो लोग हैं जिन्होंने इस मत को खंडित किया है, और वो दोनों लोग जिन्होंने खंडित किया है उनमें एक का नाम है हेमचंद्र चौधरी और दूसरे हैं रोमिला थापर। तो इन्होंने इसको डिनाउंस कर दिया, और इनके अनुसार ये है कि भाई देखो, एक्चुअली पहली बात तो ये है कि अशोक ने ब्राह्मणों का अपमान किया हो, इसका कोई भी सबूत नहीं है। इवन अभिलेखों में भी हमें ये मिलता है कि अशोक ने ब्राह्मणों के प्रति एक सद्भाव की बात कही है, उनके सम्मान की बात कही है। जब अपन लोग स्तंभ लेख नंबर 7 पढ़ते हैं, जहाँ पे धर्मानुशासन की बात है, वहां पे स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण श्रमणों को दान दिया जाए। ठीक है, तो वो ये वाली जो बात है अपने आप में पुष्ट करती है कि उन्होंने ब्राह्मणों से अच्छा व्यवहार, बल्कि उन्हें डोनेशन देने की बात कही है। और तो इस तरीके से जो फर्स्ट ओपिनियन इनकी थी शास्त्री जी की कि ब्राह्मणों का अपमान किया गया, वो कंसिडरेबल नहीं है। और दूसरी इसके अंदर जो ओपिनियन एक इन्होंने और प्रेजेंट की, वो ये है कि पशु बलि के अंदर जो पशु बलि की जो निंदा है या पशु बलियों की रोक जो है, वो स्वयं जो ब्राह्मण साहित्य है, जिसको अपन वेदांत बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, उसके अंदर भी है। क्योंकि उपनिषदों के अंदर स्पष्ट तौर पर, जैसे मुंडको उपनिषद में तो यही कहा गया कि यज्ञ वो नौका है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, एक टूटी हुई नौका के समान है जो आपको भवसागर पार नहीं करवा सकती है। इसका मतलब इमांसिपेशन या मोक्ष का रास्ता जो है यज्ञ नहीं है, मतलब कर्मकांड नहीं है, बल्कि ज्ञान कांड को उन्होंने प्रेफर किया इसमें। तो उपनिषदों के अंदर स्वयं पशु बलि की निंदा की गई। इसका मतलब ब्राह्मण धर्म का जो साहित्य है, उसमें जो उसका जो लास्ट एंड है वेदांत है, उसमें स्वयं कर्मकांडों की निंदा करने के लिए इसको प्रपोज किया गया है। तो जाहिर है जब यज्ञ की निंदा की गई है, इसका मतलब है कि यज्ञ का मतलब पशु बलि उसी का पार्ट है। तो स्वयं उपनिषदों के अंदर नॉन वायलेंस के वैल्यू को फाउंड किया गया है, और वहां पे यज्ञ को गैर जरूरी बताया गया है। और पशु बलि डायरेक्टली अगर यज्ञ को अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो पशु बलि भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, सैक्रिफाइस नहीं होंगी। तो उपनिषदों के अंदर इसकी निंदा की गई है, तो स्वयं ब्राह्मण साहित्य में इसकी निंदा है। तो अशोक को तो उसके बाद के हैं, इसलिए ये मत खारिज कर दिया गया। दूसरा ओपिनियन जो है जिन्होंने खंडन किया, उन्हीं में से एक है हेमचंद्र चौधरी साहब। और हेमचंद्र चौधरी ने
जो ओपिनियन दिया है वो दिया है वायलेंस, नॉन वायलेंस का, अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड पीस, व शांति। इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस और जो पीस की पॉलिसी है अशोक की, वो एक तरीके से इनको मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया है। चौधरी साहब के अनुसार ये है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपनी सेना को ध्वस्त कर दिया और उन्होंने अपनी सेना को धम्म के प्रचार के अंदर लगा दिया, और इसका कारण ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में अशोक की जो सेना है वो धम्म के प्रचार हेतु चली गई और मौर्य साम्राज्य के ऊपर विदेशी आक्रमण हो गया, वो आंतरिक रूप से कमजोर हो गया और इस कारण से जो आक्रमण का सामना नहीं कर पाई, आंतरिक विद्रोह भी हुआ होगा निश्चित रूप से, और इन सभी के कारण जो है इसका पतन हो गया। तो खैर इसके अंदर भी ज्यादा सत्यता नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी भी एविडेंस से इस बात का पता नहीं लगता है कि अशोक ने अपनी आर्मी को कहीं डिस्ट्रॉय किया हो, बल्कि शिलालेख नंबर 13 में स्पष्ट रूप से अशोक के द्वारा सैन्य चेतावनी जो जंगली जातियां हैं उनको, जनजातियां हैं उनको देने की बात कही गई है। तो इस तरीके से अशोक ने जो है जंगली जनजाति जो थी उनको थ्रेट किया गया था। तो थ्रेट तभी कर सकता है जब आपके पास में आर्मी हो। दूसरी इसमें एक लॉजिक और भी है कि इतना सुदृढ़ साम्राज्य जो काफी बाद तक चलता है, तो वो बिना आर्मी के नहीं सरवाइव कर सकता है। तो ये साइलेंटली हो सकता है कि उसका जो वर्चुअल पर्सनालिटी था वो एथिकल वैल्यूज पर था, धम्म जैसी सदाचरण की नीति को निस्संदेह उन्होंने स्थापित किया था, लेकिन कहीं भी हमें आर्मी डिस्ट्रॉय करके और उसको धम्म प्रचार के लिए लगाने का कोई एविडेंस हमारे पास में नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शांति और अहिंसा की नीति जो है वो कहीं भी सेना की धार को कुंठित करने के रूप में सामने नहीं आई है। रोमिला थापर और एसआर गोयल जो हैं, रोमिला थापर, एसआर गोयल और राधा कुमुद मुखर्जी जो हैं, उन्होंने इस मत का भी खंडन कर दिया है। और एक बात और इसके अंदर जो सामने आई वो ये है कि कोई भी साम्राज्य की स्थिरता, उसकी मजबूत सैन्य ताकत उसका आधार बने, ये आवश्यक नियम नहीं है। क्योंकि इतिहास में हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब बहुत ही पावरफुल आर्मी के बाद भी उनका साम्राज्य सस्टेन नहीं करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो सिकंदर का ही देख लो। सिकंदर की मृत्यु के बाद में उनका साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो गया। सीजर जो थे उनके मृत्यु के बाद में रोमन साम्राज्य है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो चाहे कोई भी ले लो, जूलियस सीजर है या आगस्टस ले लो, तो वहां अपन देखते हैं कि वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी एसेट खड़ी कर दी हो कि उसके बाद में वो पुष्पित पल्वित होता रहा। इवन अपन देख सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो भी सैन्य रूप से काफी समृद्ध थे। औरंगजेब भी काफी समृद्ध थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट भी काफी समृद्ध थे। तो इनके जस्ट जो सक्सेसर हैं या उत्तराधिकारी हैं वो इतने मजबूत नहीं हुए कि उन्होंने साम्राज्य को कोई एडवांटेज साम्राज्य को मिला हो। तो इस तरीके से मजबूत सैन्य ताकत किसी भी साम्राज्य की स्थिरता का परिचायक नहीं है। और साथ ही अशोक ने कोई सेना को डिस्ट्रॉय किया हो, ये भी एविडेंस हमारे पास में नहीं है। तो इस तरीके से दो जो प्रबल इसमें ओपिनियन अशोक के डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की है कि उसने इसको कमजोर बनाया और उसकी वजह से साम्राज्य समाप्त हो गया, दोनों ही रिफ्यूट कर दी गई है, दोनों का कोई रोल नहीं। अब आपको एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, फिर आपका ओपिनियन भी लिया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कौन सा ज्यादा रिलायबल है और कौन कौन से मत हैं जो मौर्य साम्राज्य के पतन में इंपॉर्टेंट है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य मत हैं कि पतन के अन्य मत, ये तो अशोक के उत्तरदायित्व वाली बात होगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के विभिन्न मत बताइए। तो उसमें अशोक के को उत्तरदायी मानने के 2 मत हैं और उसके बाद में कुछ और ओपिनियन है। तो उसमें आपका एक आ जाएगा डीडी कोसाम्बी साहब का। कोसाम्बी साहब कहते हैं कि बेसिकली इनकी कमजोर अर्थव्यवस्था थी, मतलब इकोनॉमिक पोजीशन वाज नॉट सो गुड अप टू लेवल, और इस कारण से इनका पतन हो गया। इसमें ये 2 लॉजिक देते हैं। पहला लॉजिक ये देते हैं कि भाई साहब बहुत हैवी ड्यूटीज लगाई गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में टैक्सेशन सिस्टम किया गया था, यहाँ तक कि जो नर्तक थे और जो नट वगैरह थे
और जो डांसर थे वहाँ भी जो है वेश्या जो थे, वेश्या प्रोस्टिट्यूट जो थी, इवन डांसर वगैरह थे वो थे, प्लस जो नट वगैरह थे, इन सभी के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। तो इतने ज्यादा कर लगाने से इनकी अर्थव्यवस्था जो है मतलब इन्होंने ज्यादा कर लगाना कमजोर अर्थव्यवस्था बताई। और दूसरा इन्होंने कहा कि इनके जो करसपण थे या जो पर्ण मौर्य साम्राज्य का जो लीडिंग कॉइन था वो मिलावटी है, मतलब उसके अंदर मिलावट की गई थी, वो प्योरिटी नहीं थी उसके अंदर चांदी की जितनी होनी चाहिए। तो ये दोनों मत भी मतलब ये दोनों आर्ग्यूमेंट जो हैं वो स्वीकार नहीं किए जा सकते, क्योंकि पहली बात तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भाई कर जो है वो मौर्य साम्राज्य की ताकत थी, कमजोरी नहीं थी। हैवी जो टैक्सेशन सिस्टम था, दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ये मौर्य साम्राज्य की ताकत थी। तो और एक मजबूत कोष के लिए कर प्रणाली लगाना मौर्य साम्राज्य की बेहतरीन उपलब्धियों में है, उसके डिसअपॉइंटमेंट में नहीं है। और रही बात दूसरी की सिक्के जो है मिलावटी है, तो सिक्कों का मूल्य कभी भी धातु के क्वालिटी या धातु से नहीं तय होता है, बल्कि वह राज्य की अर्थव्यवस्था से होता है। बड़े साम्राज्य में सिक्कों को जो है अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर उनको प्रेजेंट करना है, तो जाहिर है बड़ी मात्रा में जो है उनके अंदर चलाने के लिए कुछ उसमें एलॉय या मिक्स करना ही पड़ता है, उन्हें मिश्र धातु के तौर पे बनाना पड़ता है। तो ये दोनों ही भी मत जो है वो ज्यादा मतलब दोनों आर्गुमेंट जो हैं कमजोर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो डीडी कौशाम्बी का जो कमजोर अर्थव्यवस्था का मत है, ये भी कोई ज्यादा अच्छा मत नहीं माना जाता है। हाँ, लिटिल बिट थोड़ा बहुत सभी का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको मान लिया जाए एक सर्वमान्य मत के तौर पर। और नेक्स्ट जो है रोमिला थापर का जो मत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमिला थापर ये कहती हैं कि अत्यधिक केंद्रीकरण व राष्ट्रीय चेतना का अभाव, ये रोमिला थापर के अनुसार है। देखो इसके अंदर दो तीन ओपिनियन इन्होंने दी हैं। पहला यह है कि अत्यधिक केंद्रीकरण, देखो केंद्रीकरण जो होता है, चूंकि राजतंत्र जो होता है उसकी ताकत ही केंद्रीकरण होता है, और यहाँ पे रोमिला थापर ने अलग स्टैंड ले लिया। इनके अनुसार ये है कि भाई सम्राट जो है उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अमात्य वगैरह हैं जिनको अपन अष्टदश तीर्थ बोलते हैं, या फिर उनके जो काउंटर पार्ट जो है नीचे वाले ऑफिसर 26 अध्यक्ष हैं, ये सब लोग जो हैं वो किसी एक सिस्टम के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते थे। इनमें इनकी नियुक्ति का कोई तंत्र नहीं था, बल्कि ये सब सम्राट की इच्छा पे निर्भर करता था। तो दे वर लाइबल फॉर किंग ओनली, एंड उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं होती थी, सम्राट के प्रति होती थी, और सम्राट ही इन्हें पोस्टेड करता था। तो जैसे ही सम्राट अगर कमजोर होता था तो ये पावरफुल हो जाते थे और इनमें गुटबंदी होती थी। और इस तरीके से एक तरीके से जो इनका ढांचा जो था उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि जो भी लोग आते थे वो सब सम्राट की एक स्पेशल जो है फॉलोइंग होती थी, और सम्राट कमजोर होने पर वो पावरफुल हो जाते थे, इनमें गुटबंदी होती थी, और ये कमजोर उत्तराधिकारियों के समय काफी पैनिक हो गया था। ठीक है ना। जैसे कि अपन देखते हैं कि अमात्य कहीं विद्रोह कर देते हैं, जैसे बिंदुसार का जो समय था, तो उस समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तो वहां पे जब गए तो पता चला कि वहां की जनता ने सुसीम और अशोक को इस बात से रूबरू करवाया था कि हम ना महाराज के खिलाफ है ना कुमार के खिलाफ है, बल्कि हम तो दुष्ट अमात्यों के अत्याचार से संतुष्ट है। तो ये बात जो है वो एक केंद्रीकरण होने के कारण, सम्राट के द्वारा ही उन्हें पोस्टेड किए जाने के कारण, और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अभाव में ऐसा हुआ और गुटबंदियां बनी। तो ये इस एक दुष्परिणाम के रूप में बताया गया है थापर के अनुसार। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताई कि देयर वाज नो एग्जाम सिस्टम लाइक ब्रिटेन। तो एग्जाम सिस्टम का अभाव बताया। तो एग्जाम सिस्टम तो उस समय ब्रिटेन में भी नहीं था या कहीं भी इस लेवल पे नहीं था। तो उस मतलब तत्कालीन समय को वर्तमान के ढांचे से देखना बेबुनियाद सा है। तो एग्जाम की बात बेमानी सी है। और तीसरा एक इन्होंने और भी बताया थापर ने कि
राजा के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे वह जनमत के बारे में जान सके, कोई ऐसी संस्थाएं नहीं थी जिनके बारे में वह जान सके। तो संस्थाओं का इन द मीन्स राजा को जो भी सूचनाएं लेनी होती थी वो सब उनके गुप्तचरों के माध्यम से लेनी होती थी, या फिर जो महामात्र होते थे उनको वो निरीक्षक के तौर पे नियुक्त करके और फिर उनसे जानकारियां जुटाते थे। तो ये सब चीजें एक थोड़ी सी उस समय की फेल्यूर को वर्तमान के साथ में जोड़ के देखना थोड़ा अतार्किक लगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा चौथी सदी ईसा पूर्व में आप तीसरी सदी ईसा पूर्व में बात कर रहे हो, और जबकि उस समय यूरोप में तो कहीं थी नहीं। और दूसरी बात, आप उसकी ब्रिटेन के एग्जाम पैटर्न से बात कर रहे हो, तो वो भी गलत बात है। दूसरा ये है कि आप जनतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हो जनमत को जानने के लिए, तो वो तो एक मॉडर्न कंसेप्ट है, तो वो भी बेबुनियाद सा है। और तीसरा एक बात इन्होंने और बताई थी, और वो ये थी कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। तो यहाँ पे 3 स्टैंड इन्होंने ले लिए हैं एक्चुअली। पहला तो है केंद्रीकरण है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने प्रतियोगी परीक्षा वाला लिया है। यदि केंद्रीकरण की वजह से दरबार में गुटबाजी हुई और जो योग्य ऑफिसर नियुक्त नहीं किए जा सके, प्रतियोगी परीक्षा में जाहिर है कि एग्जाम सिस्टम वर्तमान के दृष्टिकोण से या पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस समय को देख रहे हो, दैट्स रॉन्ग। और तीसरा है आपका राष्ट्रीयता का भाव, नेशनल स्पिरिट नहीं थी। देखो, इसके अनुसार ये बताया गया कि भाई ना तो उस समय कुछ ऐसे तत्व मौजूद नहीं थे जिससे कि नेशनलिटी या राष्ट्रीयता है, जैसे कि एक भाषा नहीं थी, समान परंपराएं नहीं थी, है ना। तो एक अगर भाषा होती, कनेक्टिविटी होती, अगर अर्थव्यवस्था भी सिमिलर होती तो वो भी नहीं थी, विषमता थी, यहाँ पे आर्थिक विषमताएं थी, लोगों के अंदर जो है आर्थिक विषमता थी, प्लस यहाँ पे रहन सहन उनका है, खान पान है, एक भाषा, एक धर्म है, इनमें कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ये सब वो तत्व हैं जो राष्ट्रीयता या यूनिटी को एडवांस करते हैं या उसको बूस्ट अप करते हैं। तो इन सब का डिसअपॉइंटमेंट होने के कारण हमारे देश ने उस समय नेशनल स्पिरिट जो है उसको फेल नहीं किया, और इस कारण से नेशनल स्पिरिट ना होने की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये भी एक बहुत ही बेबुनियाद सा सवाल है, क्योंकि आप नेशनल स्पिरिट की बात उस समय कर रहे हो, और मोनार्की डायनेस्टी के अंदर जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात पॉसिबल नहीं है। इसलिए रोमिला थापर का ये जो ओपिनियन है ये भी कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आप समान परंपरा, भाषा और धर्म जो है उनकी बात करके राष्ट्रीयता की वर्तमान जो कॉन्सेप्ट है उसको उस समय आरोपित करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजतंत्र की सफलता केंद्रीकरण में होती है, और केंद्रीकरण इनका अभिशाप नहीं है बल्कि इनके लिए वरदान है। इसलिए सेंट्रलाइजेशन करना मौर्य साम्राज्य की ताकत है, उसकी फेल्योर नहीं है। तो ये मत भी जो है वो कंसिडरेबल नहीं है। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कुछ एक और हैं, तो जैसे निहार रंजन राय जो हैं उनके अनुसार ये है कि मौर्य शासकों ने लोगों पे अत्याचार किया, और इस कारण से जब विदेशी आक्रमण हुआ तो आसानी से लोग हार गए और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके अलावा जैसे गार्गी संहिता जो है उसके अंदर और पतंजलि के महाभाष्य में यूनानी इन्वेडर्स जो है उनको लाइबल बताया गया है कि यूनानी आक्रमण हुआ और इसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनानी आक्रमण जो हुए थे सेल्यूकस के बाद में, सेल्यूकस को पराजित कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और उसके बाद में जो यूनानी आक्रमण हुआ था वो शुंग काल का है, या यूं कहें कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय का है, तो उसको हम इसमें लाइबल नहीं मान सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अगर ये सारे डिस्कशन हो जाए तो उसके बाद में एक चीज आती है कि आखिर कौन सी वजह है जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होती है। तो इसमें आपका एक ही आंसर होना चाहिए, दुर्बल उत्तराधिकारी। जैसे कि हेमचंद्र हेमचंद्र चौधरी जो हैं उनके अनुसार एक बात कही गई है कि जैसे एक पुरानी कहावत है जो जस्टिन की है कि भाई यूरिस का मौर्य साम्राज्य एक यूरिस के धनुष के समान था जिसे कमजोर हाथ छू नहीं सकते थे। अर्थात
अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के पास में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो इतने बड़े महान साम्राज्य को बचा सकें। ये एक यूरिस के धनुष के समान था जिसे दुर्बल हाथ छू नहीं सकते थे और अंततः मौर्य साम्राज्य है वो पतन की ओर चला गया। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तरदायित्व को खारिज करते हुए, विभिन्न मतों को प्रतिपादित करते हुए अंत में अपन ये निष्कर्ष दे सकते हैं कि सभी का कुछ न कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन इसका सर्वप्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाए या जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार जिस मत को माना जाए वो है अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी, जो इस महान साम्राज्य को सस्टेन नहीं कर सके और पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने सेनापति के तौर पर उनकी हत्या की, ना कि ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि ब्राह्मण वाला मत हम ऑलरेडी खारिज कर चुके हैं, हिंसा वाला भी कर चुके हैं। इसके अलावा डीडी कौशाम्बी का इकोनॉमिक जो कमजोरी वाला मत है उसको भी हम नहीं ले रहे हैं, और साथ ही हम रोमिला थापर के जो केंद्रीकरण और राष्ट्रीय चेतना के अभाव के मत को भी खारिज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं यूनानी वाला जो मत है उसको अपन बताते हैं कि वो लेटरली इन्वेडेड थे यूनानियों के द्वारा जो कैंपेन। तो अल्टीमेटली हमारा यही इसमें स्टैंड रहता है। एक जो अपना निहार रंजन राय वाला जो ओपिनियन है उसके अंदर एक बात ध्यान रखना है कि निहार रंजन राय ये कहते हैं कि मौर्यों ने विदेशी ट्रेडिशंस को फॉलो कर लिया था और जनता पे अत्याचार किया था, इस कारण से उनका पतन होता है। तो थोड़ा सा उसमें अगर विदेशी इन्वेडर, ऐसा मुझे याद आया कि शायद मैंने ऐसा बोल दिया होगा जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लेंगे। निहार रंजन राय का ओपिनियन है कि विदेशी ट्रेडिशंस को फॉलो किया प्लस उन्होंने जनता पे अत्याचार किया, इसलिए इनका पतन हुआ। धन्यवाद। ओके।